नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और इंडिया विस्तार पे आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज जिस इशू की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वह इशू, वह मुद्दा आज पूरे विश्व भर में मुद्दा बन चुका है। जी हां, आप शायद सही पकड़े हैं कि मैं अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की बात करने जा रहा हूं। और जो ये अचानक परिदृश्य चेंज हुआ है, बदलाव आया है, परिवर्तन हुआ है जो विश्व में, वो इसलिए मायने रखता है क्योंकि तालिबानी शासन में ही हमें अजहर मसूद जैसे खतरनाक आतंकवादी को छोड़ना पड़ा था। और आज इस विषय पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की प्रीमियम आतंकवाद से लड़ने वाली प्रीमियम एजेंसी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर डीपी सिन्हा और इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में जाने माने नाम अभिषेक शरण द्वारा लिखित एक किताब बाजार में आई है। किताब का नाम है ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स। इस किताब के दोनों लेखक यानी पूर्व स्पेशल डायरेक्टर आईजी डीपी सिन्हा और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अभिषेक शरण इस समय मेरे साथ हैं। जानेंगे इस किताब के बारे में भी और वर्तमान परिदृश्य के बारे में भी। तो अभिषेक जी नमस्कार, सिन्हा सर नमस्कार। मेरा नमस्कार आलोक जी। सिन्हा सर से पहला सवाल मेरा ये है कि सर, आज के परिदृश्य में यानी जिस तरह का बदलाव आया है अचानक अफगानिस्तान में, वैसे में इस किताब का आना आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि किताब में जो मैंने ऑथर नोट लिखा है उसमें ये बड़ा हमने सही तरीके से, साफ तरीके से ये बताया था कि 1989 में जब सोवियत विड्रॉवल हुआ था अफगानिस्तान से, तो उस समय पाकिस्तान के पास बहुत सरप्लस हथियार, ट्रेंड मुजाहिदीन, ट्रेनिंग फैसिलिटी सारे उनके पास आ गए थे, क्योंकि उनका जो दुश्मन था वो मैदान छोड़ के चला गया था। और पाकिस्तान की तो स्टेट पॉलिसी रही है कि टू गिव इंडिया 1000 कट्स। वो जानते हैं कि जो कन्वेंशनल वार है उसमें भारत का मुकाबला तो वो कर नहीं सकते हैं। तो 1971 वार में जो उनकी डिफीट हुई थी, उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो का ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, गिव इंडिया 1000 कट्स। तो ये जो 1000 कट्स वाला जो उनका व्यू पॉइंट है और उनकी जो पॉलिसी है, उसके तहत उन्होंने एक एसिमेट्रिक वार अगेंस्ट इंडिया लॉन्च किया है। और उसी एसिमेट्रिक वार में टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और बाकी सब चीज जो आती है वो उसी के तहत आती है। तो 1989 में जो सिचुएशन था वो हम लोगों को लगा कि अब सारे उनके पास जो सुविधा है वो आ गया है, तो उसको हिंदुस्तान में डाइवर्ट करेंगे। जैसा हम लोगों ने देखा कि पिछले 1990 के दशक में, फिर 2010 और फिर 2010 सबके पीछे हुआ। उन्होंने देखा कि उनको आपकी स्थिति बताई कि हम लोग 30 साल के बाद फिर उसी मुकाम पे आके खड़े हो गए हैं कि अफगानिस्तान में एक अफगानिस्तान है उसको गवर्नड हो गया है कि भर के ट्रेंड मुजाहिद है, तालिबान है और पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है। पाकिस्तान तो तालिबान का तो एक तरह से उसको स्थापित करने वाला पाकिस्तान ही था। तो हम लोगों के लिए ये समय जो है वो हमको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत में उनकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो जो किताब मैंने लिखा है वो तो एक उपन्यास है, उस पे हम तो जो एक्चुअल घटनाएं हैं उसको तो दर्शा नहीं सकते हैं, उसमें तो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। तो ये जो है जिसको हम बोलेंगे कि शून्य हकीकत पूरा फसाना, इसमें हकीकत शून्य है और सारा जो है वो उससे निकला हुआ चीज। लेकिन
चूंकि हम लोगों ने 3 दशक से ज्यादा काम किया है इस फील्ड में, तो हम लोग तो समझ जाइए कि उसी परिवेश में सांस लेते थे, खाना खाते थे, अपना जीवन यापन किया है। तो हम लोगों के पास जो फीलिंग है, उस फीलिंग को इस उपन्यास के तहत हमने, उपन्यास के जरिए मैंने आम भारतीय नागरिक को दिखाने की कोशिश की है कि हम लोग कैसे काम करते थे। अभिषेक जी, जी एक ब्यूरो, अभिषेक जी मैं आपसे अगला सवाल करने वाला हूं। अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी, हाँ आलोक जी, हाँ अभिषेक जी, ब्यूरोक्रेट की किताबें तो बहुत सारी बाजार में आई और उपन्यास भी बहुत सारे बाजार में है। जैसा कि सर ने अभी बताया, सिन्हा सर ने, कि ये एक उपन्यास है जिसमें फसाना ज्यादा है, 90% फसाना है। लेकिन इस उपन्यास के कवर पे एक चीज लिखा हुआ है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट, यानी सत्य घटनाओं से प्रेरित ये उपन्यास है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि एक पत्रकार और ब्यूरोक्रेट दोनों मिलके अगर एक उपन्यास लिखते हैं तो उस उपन्यास के मायने क्या निकाले जाए, और ये आइडिया कैसे आया, ये दोनों चीजें। जैसा आपने सही बताया और सिन्हा सर ने भी बताया, those who know about issues related to national security, they know that he's an acclaimed quantitative official, and he's known for his work in counter-terror, counter-intelligence. So he has a great record in that domain. मैंने भी पिछले 20 साल में इसमें आईएन में करियर बॉम्बे, तो 2030 लास्ट बॉम्बे में हुए थे 2 ब्लास्ट। 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है एक्सिक्यूटिव स्टोरीज में, और टेरर पे भी मैंने अक्रॉस द कंट्री। तो even though it's a work of fiction based on real events, but this is based on what this is based on Mr. Sinha's experience and what I have also seen, and ये काफी resonate करेगा बहुत सारे जो मुख्य घटनाएं रही हैं भारतीय इतिहास में पिछले let's say पिछले 30 साल के इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं जो resonate पाठक समझ सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान, द फैक्ट दैट पाकिस्तान इज यूजेस टेरर एज अ स्टेट पॉलिसी टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक नेशनल गोल्स, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो कर ही रहे हैं। सिन्हा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस पाकिस्तान के पाकिस्तान और आईएसआई का जो उनका डीप स्टेट है, उनके जितने भी टेरर कॉन्स्पिरेसीज इंडिया में रहे हैं उनको डिफीट करने में सिन्हा साहब ने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी। तो ये हम उनके एक्सपीरियंस से छन के आए, और बहुत सारी चीजें रेसोनेट करेंगी है, या जिस तरीके से वो एक लोगों को गुमराह करते हैं, गलिबल यूथ को मिसलीड करते हैं, उनके जो मॉडस ऑपरेंडाई हैं, किस तरीके से वो हमें नुकसान पहुंचाने ट्राई करते हैं। और this is an ode to the patriots of India, those unnamed Trojan horses, warriors of India who are fighting our war, unseen and unsung. इससे ये बात सिन्हा साहब से बेहतर कौन जानता है। 40 साल उनकी इसी वॉर में गई है, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सकते हैं कि इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। ये जब सिन्हा साहब का नाम जुड़ा हुआ है, सिन्हा सर, मैं आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि इस किताब में और वर्तमान परिदृश्य जो अचानक अफगानिस्तान में ये सब हुआ है, जैसा कि हम सबको मालूम है कि कई सालों से पाकिस्तान तालिबान को समाप्त करने के नाम पर अमेरिका से सैकड़ों करोड़ रुपए ले चुका है, लेकिन फिर भी आज तालिबान शासक बन चुका है एक देश का, एक ऐसा देश जिसका भारतीय संदर्भ में जिसका बहुत
बहुत ही अहम माना जाता है, भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से, यानी कि व्यापारिक दृष्टि से भी। तो मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है इसमें और इसी क्षेत्र में आपने काम किया है, तो भारतीय संदर्भ में अफगानिस्तान में तालिबान का शासक होना कितना और कैसा महत्व रखता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो परिस्थिति उभर के आई थी 1989 में, 1989 में, जब अफगानिस्तान से रशियन विड्रॉवल हो गया था, वहां पर पूरा पाकिस्तान का कंट्रोल था, वहां पर सरप्लस मुजाहिदीन थे, सरप्लस सामान था, उन्होंने डाइवर्ट कर दिया सबको हिंदुस्तान की तरफ, पाकिस्तान। आज के तारीख में भी तालिबान जो है वो क्रिएशन है पाकिस्तान और पाक आईएसआई का। 1994 में उन्होंने उसे बनाया था। उसके बाद 1996 से 2001 तक जब तालिबान ने वहां राज किया, वहां उनका शासन था, तो जो नॉर्दर्न अलायंस था अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रब्बानी की, जो अपना उनको रेसिस्टेंस करते थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको मान्यता मिली हुई थी, उनसे पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान उनका शासन चला रहा था। जो तालिबान की जो सरकार थी, 5 साल उनकी सरकार चली थी, तो आज के तारीख में जब तालिबान सर्वे सर्वा हो गया है, तो पाकिस्तान को तो और मिल गया है, आपको वहां पे हैंडल मिल गया है कि उनको अब जैसे चाहे वैसे चलाएंगे। अमेरिका भी नहीं है। और इस बार एक और जो नई चीज उभर के आई है कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया तीनों मिले हुए हैं, तो पाकिस्तान जो है विथ एडेड फर्वर हिंदुस्तान के खिलाफ एक्शन ले सकता है। ये तो मैं जनरल बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हम लोग किताब के संदर्भ में बात करें, तो इस किताब को जो हम लोगों ने लिखा है, इसमें यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो आम भारतीय को दिखता है कि हमारी फौज जो है, उस सेना जो है, वो बॉर्डर पे, हमारी सीमा पे दिन रात चौकसी रख के अपनी जान की बाजी लगा के देश की प्रभुता और अखंडता की रक्षा कर रही है। हमारे जो पुलिस के जवान हैं, हमारे जो अर्धसैनिक बल है, वो देश में अमन और शांति कायम करने के लिए तत्पर प्रयत्नशील है। लेकिन एक ऐसा कौम भी है जो चुपचाप नेमलेस एंड फेसलेस काम करता रहता है, जिनके बारे में आम जनता को मालूम नहीं होता है। सिर्फ जब कोई घटना घट जाती है तो बोला जाता है देयर वाज इंटेलिजेंस फेलियर। आपने सुना होगा, आप तो पत्रकार हैं, आपने सुना होगा। तो सुना भी बोला भी दोनों किया है सर, सुना भी है बोला भी है। ये जो किताब है, ये चूंकि मैंने इसीलिए इसमें बोला कि सत्य घटना से प्रेरित है। मैंने जो किताब में लिखा हुआ है, हो सकता है ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोग लिख रहे हैं तो कोई घटना आम आदमी से आप बोलिएगा नहीं लिख सकता है, नहीं लिख सकता। बिल्कुल सही है, उसको सत्य घटना के बारे में। तो इसीलिए कि प्रेरणा हम लोग को घटना से मिलती है, कि सत्य घटना से प्रेरित है। आपने ये भी सुना होगा कि टेररिस्ट जो मार्गरेट, मेरा किताब में कहीं लिखा हुआ भी है कि मार्गरेट थैचर पर आईआरए ने अटेम्प्ट किया था 1984 में। मार्गरेट थैचर उस समय ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन पर अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो यही स्टेटमेंट आया था आईआरए का कि आपको 100 बार सफल होना है, हमको 100 बार में 99 बार हम फेल करें, लेकिन एक बार अगर हम सफल हो गए तो आपकी 100 बार की सफलता कोई मतलब नहीं है। आप समझते हैं ना? हम लोग को सक्सीड करना है और उनको, हमारे एडवर्सरी को एक बार सक्सीड करना है। तो ऐसी कितनी घटनाओं का अंजाम देने की कोशिश की गई है उनके द्वारा, जिसको हम लोगों ने विफल किया है अपने प्रयासों से। तो ये जो कहानी है, ये एक प्रयास नहीं, बहुत सारे, जिसको बोला जाए कि मल्टीपल ये एफर्ट्स चलते हैं। ये तो एक छोटा सा वीडियो हमने दिखाने की जनता को कोशिश की है कि इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। सर, किताब कि 5 देशभक्त, उनकी कहानी है ये, कि आज ये जज्बा जो है हर एक भारतीय में होना चाहिए कि जो देशभक्तों की कहानी इसमें लिखी हुई है, जिन्होंने अपनी जान और अपने परिवार की चिंता किए बिना दुश्मन के खेमे में जा करके जो इंफॉर्मेशन निकाल के लाए या उनके प्रयासों को विफल किया,
उससे हम लोगों को सीख लेना चाहिए। प्रत्येक भारतीय के लिए इस तरह के लोग आदर्श बने, हम लोग यही मैसेज देने की कोशिश किए हैं। सर और जो हम लोग जो देशभक्ति का आजकल बात करते हैं कि देश की अखंडता प्रभुता की हमको रक्षा करना है, हमको पाकिस्तान से बचाना है, उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि भारत को नेस्तनाबूद कर दो, हम लोगों को देश की रक्षा करना है। तो इस किताब के माध्यम से मैंने संपूर्ण भारतवासियों को और भारत के नौजवानों को ये हमने संदेश देने का कोशिश किया है कि देखिए, जब ये 5 लोग इस तरह का काम कर सकते हैं तो आप भी अपने तरीके से देश की सुरक्षा के लिए अपने तरीके से अपने जगह में काम कर सकते हैं। यही हमारा मकसद था, ये हमारा उद्देश्य था। जी सर, मैं यही जानना चाहता था जिसका जिक्र अभी आपने किया कि कई ऐसे देशभक्त हैं जो इस तरह से काम करते हैं जिनके बारे में कोई दुनिया नहीं जानती, वो सामने नहीं आते, लेकिन वो देश की सुरक्षा या रक्षा में काम करते रहते हैं। तो क्योंकि आपने बहुत सारे ऑपरेशन हैंडल किए हैं, बहुत सारे ऑपरेशन में भारत को सफलता दिलाई है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आप लोग विजयी हुए हैं, तो मैं एक आम जनता के नाते, आप नागरिक के नाते, पत्रकार होने के नाते भी ये जानना चाहता हूं कि ये इंडक्शन जो करते हैं आप लोग, जो इस तरह के देशभक्त हैं, उनका इंडक्शन होता है, काउंटर पार्ट में जाते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, वो कैसे काम करता है, कैसे पूरी प्रोसेस, कैसे सिस्टम होता है ये? बहुत सारी चीजें हैं जिनको ट्रेड क्राफ्ट बोला जाता है, समझ गए? वो जो है कोई भी सरकारी तंत्र जो है अपनी ट्रेड क्राफ्ट, अगर हम आपको बता दें तो पब्लिक डोमेन में बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान उसके काउंटर मेजर्स लेने लगेगा, इसलिए बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं बताई जाती हैं, वो परोक्ष रूप से हम लोग अपने तरह से करते हैं और इसका कोई फिक्स्ड रूल और फिक्स्ड ट्रेड क्राफ्ट नहीं रहता है, वो परिस्थिति के हिसाब से बदलता है। आज हमारे पास जो परिस्थिति आई है, आज जिस चीज को हम जिस तरह के जोखिम का सामना हम करने वाले हैं, उसमें कोई टेलर मेड सॉल्यूशन नहीं होता है। टेलर मेड आप समझते हैं ना? जी जी। कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, आपको सोचना पड़ता है कि इस तरह की परिस्थिति में हम क्या काम करें और कैसे दुश्मन की जो चाल है उसको हम विफल करें। तो ये तो एक हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि इस तरह की चीजें की जाती हैं। आपने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी सुना होगा कि जो अलाइड फोर्सेस और जो नाजी थे, नाजी से इंफॉर्मेशन लाने के लिए जो ब्रिटिश जो फोर्सेस थी वो अपना जासूस भेजती थी। बहुत पुराने पुराने लोग हैं जो वहां से उन कोडिंग कोड शीट्स और ब्रेक करते हैं। सर, ऐसे लोग जो किसी आतंकवादी समूह में या काउंटर कंट्री में जाके जासूसी करते हैं हमारे लिए, उनकी जिंदगी को तो बहुत बड़ा खतरा होता होगा जो ऐसे देशभक्त हैं। और ये आज से नहीं, ये चाणक्य के जमाने से चला आ रहा है। ये जो बोला जाता है ना कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नहीं है, सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन है। ओल्डेस्ट प्रोफेशन तो आप जानते हैं क्या है? सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन है ये वर्ल्ड का। और चाणक्य नीति में भी ये थी कि कोई भी फौज तब तक नहीं सफल हो सकता है जब तक उसको सटीक जानकारी नहीं मिल पाए। सटीक जानकारी मिलेगी तभी कोई फौज आपका सफल हो सकता है। तो जो भी हम लोग करते हैं वो तरह तरह की चीज करते हैं। तो इस किताब में तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि लोगों में देशभक्ति की भावना उमड़े, उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक विंडो दिखाया है कि इस तरह से भी हो सकता है या हुआ है। तो इसके लिए हमने ये किया है। अब वो जरूरी नहीं है कि यही एक तरीका है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। 1990 में 2000 में कंप्यूटर इतना विकसित नहीं था। आज कंप्यूटर विकसित हो गया है। आपने सुना होगा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो आज के तारीख में उनका उपयोग किया जा सकता है। तो हो सकता है कि जो पहले लोग जो कर रहे थे हम लोग, हो सकता है कि वो शैली पुरानी पड़ गई हो, लेकिन ये जो है ना निरंतर डायनामिक सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं वो है। सर, तालिबान के आने के बाद, या यूं कहें कि जैसे कि हमारे देश में कई अभी भी स्लीपर एजेंट, जैसा कि आपने अपनी पुस्तक में भी एक उपन्यास के रूप में ही सही आपने जिक्र किया है कि स्लीपर एजेंट या सात तरह के इंडक्ट करते हैं वो लोग भी, उन लोगों ने इंडक्ट किया और
उसका नतीजा ही शायद 26/11 हो या और सब आतंकवादी हमले हो, संसद हमला हो, ये सब हो। तो आज के संदर्भ में अब जब तालिबान वहां आ गया, अजहर मसूद ने बधाई दी है, अलकायदा ने बधाई दी है, अलकायदा ने यहां तक कहा है कि अब सारे वर्ल्ड में इस्लामिक रूल स्थापित करने का अभियान चलना चाहिए, तमाम चीजें कही हैं। तो अब आप भारत के लिए आतंकवाद की कौन सी चुनौतियां होंगी जिनका सामना करना मुश्किल होगा या मुसीबत होगी? देखिए, इसमें जो भी फिदायीन होते हैं, फिदायीन जो होते हैं, उनके लिए ये बड़ा ये रहता है कि काफी उनके लिए, हम लोगों के लिए उनको झेलना या उनकी चुनौतियों को सामना करना बड़ा बहुत डिफिकल्ट रहता है। लेकिन चूंकि अब मैं सरकारी तंत्र से अभी बाहर हूँ, क्योंकि मुझे काफी दिन हो गया, मैं तो 5 साल केंद्रीय सूचना आयुक्त भी रहा हूँ अपने इस काम के बाद। तो अभी सरकार क्या तैयारी कर रही है, हमारे जो खुफिया तंत्र हैं वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें तो मैं नहीं कमेंट कर सकता। लेकिन जो भी कर रहे हैं वो विथ ऑनेस्टी, डेडिकेशन और अपने हिसाब से जो बेस्ट बन पड़ेगा वही कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ आपको कि अभी क्या कर रहे हैं। नहीं, क्या कर रहे हैं ये ना बताइए सर, लेकिन किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने इस समय हो सकती हैं? चुनौतियां आएंगी कि देश में फिदायीन अटैक्स जो है, तो एक चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दूं कि कोई भी जो फिदायीन अटैक हुआ है हिंदुस्तान में, उसमें कोई हिंदुस्तान का नागरिक इन्वॉल्व नहीं रहा है। सब में विदेशी लोग आकर के वो फिदायीन अटैक करते हैं। हाँ। आप एकदम क्लियर रखिए, फिदायीन अटैक यहाँ हुआ नहीं। फिदायीन अटैक में श्रीलंकन टेररिस्ट थी धनु, जिसने राजीव गांधी पर किया था, वो भी विदेशी थी। जो हिंदुस्तान में जो 26/11 हुआ, या और भी जो इस तरह के अटैक्स हुए हैं जिसमें फिदायीन एलिमेंट है, चाहे वो राम जन्मभूमि पर अटैक है या पार्लियामेंट पर अटैक है या JNK असेंबली पर अटैक हुआ था, सब में फिदायीन एलिमेंट थे और सभी विदेशी थे, कोई हिंदुस्तानी नहीं था। तो ऐसा कहना कि हिंदुस्तान में स्लीपर एजेंट्स रहते हैं मदद करने वाले, लेकिन चौकन्ना रहना पड़ेगा। और लोगों में अगर हम देशभक्ति की भावना जागृत करेंगे तो स्लीपर एजेंट छुपा नहीं रह सकता है, समझ गए? तो हम लोगों की चुनौतियां वही रहेंगी। कश्मीर विल हैव टू बियर द ब्रंट, जिसको बोलते हैं, क्योंकि अभी उनका जो आया है स्टेटमेंट अलकायदा का, अलकायदा तो अब क्या है, आज आपने स्टेटमेंट सुना होगा उनका, उनके जो अभी पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे जो अफगानिस्तान के अमरुल्ला साले, जो इन्होंने बोला है कि कानून के, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं राष्ट्रपति पर, उन्होंने बोला कि ये तालिबान, अलकायदा, ISIS क्या है, ये पेप और मैंने कोक और पेप्सी, इसकी बोतल में आप लेबल हटा दीजिए तो स्वाद भी एक ही है, रंग भी एक ही है। सो आप समझ सकते हैं। तो बात एकदम सही बोल रहे हैं। ये सब जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है वही कोक और पेप्सी है। आज उनका बड़ा स्टेटमेंट आया है, ये का रंग वही, स्वाद वही है। अजहर मसूद ने भी कह दिया है, अजहर मसूद ने भी बधाई दे दी है और अजहर मसूद ने भी कहा है कि ऐसा हो जाएगा। तो अलकायदा का स्टेटमेंट आया है ना कि हम लोग जो लेवांट हुआ, हाँ, अलकायदा का भी वही स्टेटमेंट आया है कि लेवांट, कश्मीर, पैलेस्टाइन, इसका हम और जो भी मुस्लिम टेरिटरी है उसको हम लिबरेट करेंगे। तो हमको तो देखना पड़ेगा ना, हमारा तो कश्मीर, उनका नजरें लगी हुई है उनकी। सही बात है सर। हम लोगों के चैलेंज रहेंगे। और एक बार कश्मीर में आता है तो फिर वो जो हम बोलते हैं सॉफ्ट बेली ऑफ द कंट्री, हिंदी हार्टलैंड में घुस जाता है जी। आप उसके बाद कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोगों ने ऐसी पॉलिसी है कि अभी हम लोग आतंकवाद की घटना पर विराम डाले हुए हैं, लेकिन ये है कि हम लोग को प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा। इसमें है कि आप कभी भी विश्राम नहीं कर सकते हैं, आपको हमेशा रहना पड़ेगा। सर, आपके उपन्यास की सफलता बहुत ऊंचाई तक छुए, ये कामना है। और आपसे बातें करने का तो बहुत लंबा दिल करता है, लेकिन शायद इसके लिए किसी और समय का फिर से हम लोग लिंक कनेक्ट करेंगे।
तो मैं एक तो शुभकामना है और उम्मीद करता हूं कि इस उपन्यास के माध्यम से जो देशभक्ति का संदेश आपने आम जनता को पहुंचाने की कोशिश की है वो जी देश की हर जनता तक पहुंचेगी। और वैसे भी हमारे देश में युवा बहुत देशभक्त होते हैं सर आजकल, उनको बस मौका मिलना चाहिए देशभक्ति को प्रदर्शित करने का। वो मौका शायद वही मैंने दिखाया है इसमें, वही कि देखिए देशभक्त लोग कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कहां तक पहुंच और सकते ये हैं जी। उदाहरण लोगों के हर एक प्रत्येक देशभक्त जो आम नागरिक है वो भी इसी तरह का जज्बा लेकर के काम करे तो भारत की प्रभुता अखंडता को कभी कोई नहीं उसको चैलेंज कर सकता है। मैं इनकी ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने जैसे 5 उस पर इंडक्ट किए हैं, या जो वो लोग आतंकवादी आते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे अपना बेस बनाते हैं या कैसे वो अंजाम देते हैं? तो हमारा जो एक्सपीरियंस है इंडिया का, जो हम लोग जानते हैं, जो इंडियन एजेंसीज ने, जो काउंटर एजेंसीज हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो एक्सपीरियंस रहा है इनसे सामना करने से, उससे यह प्रतीत होता है दैट ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस होता है। इट्स नॉट अ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेशन। ऐसा नहीं कि कोई बॉम्बर आया उसने बॉम्ब लगा दिया, ये कई स्टेजेस में एग्जीक्यूटेड होता है। सो द फर्स्ट डिसीजन इज ऑलवेज टेकन बाय द टॉप ब्रास ऑफ अ टेरर आउटफिट who might be based in Pakistan, and they get the approval from their mentors, and from then on it all, ये सारी चीजें जो कई स्टेजेस में इम्प्लीमेंटेड होती है। पहला जो बंदा जो इंडिया भेजा जाता है, जो भारत का एक्सपीरियंस के अनुसार मैं जो कह रहा हूँ, जो भारतीय पुलिस ने और काउंटर एजेंसीज ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, जो उस इन्वेस्टिगेशन से जो हमें मालूम होता है, तो पहला जो बंदा इंडिया भेजा जाता है वो प्लानर होता है। ही इज द वन हु कंडक्ट्स रेकी। वो पूरी जो टारगेट है उनका वो सर्वे करता है। आप फॉर इंस्टेंस 26/11 में डेविड कोलमैन हेडली का आप एग्जांपल ले सकते हैं। 26/11 हुआ है 26/11 2008 में हुआ है, बट वो बंदा 2005 से आना चालू कर दिया, उसने बिगिन कर दिया था। और सो पहला बंदा जो आता है वो प्लानर होता है, वो रेकी करता है। एंड समटाइम्स ही इज द वन वो 5-6 प्रोबेबल अटैक्स की लिस्ट भी भेजता है, उसमें से कोई एक का चुनाव होता है। देन वो पूरी प्लान बनाता है, सुसाइड अटैक रहेगा या बॉम्ब ब्लास्ट करना है, कैसे करना है। कई बार अक्सर वो बंदा जो प्रोब में आता है, अक्सर वही बंदा एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करेगा, वेपन्स का भी इस्तेमाल करेगा, और स्ट्राइक टीम को भी लाता है। तो वो सारी तैयारी हो जाती है तो फिर स्ट्राइक टीम को भेजा जाता है। स्ट्राइक टीम या तो डायरेक्टली आती है या मोस्टली प्लानर ही लेने उसको जाता है, एक्सप्लोसिव्स ही वही लेके आता है। और स्ट्राइक टीम के अगर वो फिदाइन मिशन नहीं है तो उसके एग्जिट का भी पूरा प्लानिंग वही करता है। तो अपार्ट फ्रॉम द जो बॉम्बर्स होते हैं या जो गनमैन होते हैं, देयर इज ऑलवेज अ प्लानर, और उसकी एक मुख्य भूमिका रहती है। ये भारतीय पुलिस और काउंटर टेरर एजेंसीज के प्रोब में आया है जी। 26/11 में अभिषेक जी एक बात काफी चर्चा चली थी कि एक नरीमन पॉइंट पे आई थिंक कोई आतंकवादी था जो शायराना अंदाज में महफिल अपने काउंटर पार्ट से बात कर रहा था। तो सिन्हा साहब ने भी 26/11 ऑपरेशन को लीड किया है और आपने भी कवर किया है। अभिषेक जी, मैं आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा, क्योंकि सिन्हा साहब की अपनी ब्यूरोक्रेटिक मजबूरियां हैं, शायद वो नहीं कर पाए। क्या ये सही है कि कोई ऐसा आतंकवादी था जो शायराना अंदाज में बात कर रहा था या कोई शायरी सुना रहा था? भारतीय जो काउंटर टेरर एजेंसीज हैं एंड इंटेल एजेंसीज हैं, इन लोगों ने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया था। और 26/11 से निपटने में जो हमें जो भारत जो कामयाब हुआ, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं और काउंटर टेरर ऑफिसर्स हैं, सिन्हा साहब इसके बारे में ज्यादा बताएंगे, बट उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। एंड काउंटर टेरर के इतिहास में वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू अगेंस्ट एन ऑनगोइंग टेरर ऑपरेशन। तो उसके तहत जो टेरर कमांड दिए जा रहे थे, अपेरेंटली कराची में कोई टेरर कमांड सेंटर था, वहां से बैठ के 10 गनमैन इंक्लूडिंग कसब को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, और ये भारत ने उनके कॉन्वर्सेशंस को इंटरसेप्ट कर लिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया has something to show to the world that who were
इंस्ट्रक्टिंग दिस गनमेन। तो वो जो टेरर जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें एक बहुत ही इट्स बिजार कंटेंट ये है दैट एक जो टेररिस्ट है वो नरीमन हाउस के अटैकर को वो बताते बताते उसने उसे एक शेर भी इसमें लिखवाया दैट जब तुम मीडिया से बात करोगे, इंडियन मीडिया से, नरीमन हाउस में जो 2 बंदे गए थे गनमैन लश्कर तैयबा के, उनको बोला गया था कि तुम इंडियन मीडिया से बातचीत करो और उनका जो प्रोपेगेंडा है वेर इन दे वर टू पोज एज डेक्कन मुजाहिदीन ऑपरेटिव्स, उसने एक शायरी भी कुछ डाली दैट शायरी भी प्रोपेगेंडा के लिए ही था दैट समथिंग लाइक they represent the forces of justice against the negative forces. So उस तरह का उसने एक शायरी किया। सिन्हा सर, आपसे जानना चाहूंगा, जो अभिषेक जी ने अभी बताया कि जो पहला जत्था उनका आता है वो एक प्लानर होता है, ऐसा है। देखिए आलोक वर्मा जी, मैं एक चीज क्लियर कर, हम लोग यहाँ इस पुस्तक के संदर्भ में बात कर रहे हैं। पुस्तक में भी आपने सर 26/11 का जिक्र किया, पुस्तक में ये कहानी है, वो जो है ना वो कहानी है। हाँ, कहानी है, तो हम लोग कहानी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। नहीं कहानी के संदर्भ में तो बात कर, लेकिन सर आपने वो पुस्तक लिखी है और आपने उस पर क्लियर कट लिखा है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो 26/11 में, जैसा कि अभिषेक जी ने अभी बताया कि जो लोग जैसे स्ट्राइकर आते हैं पहले या प्लानर पहले आते हैं, क्या ये सही में ऐसा ये ऐसा किया गया है? आपको हम पहले भी बता चुके हैं, कोई कॉपी बुक स्टाइल नहीं होता है। इस सब में कोई ऐसा नहीं है कि आपके नियम कानून और रूल्स बनाए हुए हैं कि ऐसे ऐसे। ये सब जो है ना, सब चीज समय और परिस्थिति के मुताबिक होता है। कोई जरूरी नहीं है कि पहले कोई आएगा और प्लानिंग करेगा सीधे स्ट्राइक। इसमें टेररिज्म में यही बोला जाता है कि प्लानिंग एक देश में होता है, उसके जो आतंकवादी होते हैं वो दूसरे देश के होते हैं, पैसा तीसरे देश से आता है, हथियार चौथे देश से आता है और घटना 5वें देश में हो जाता है। इसीलिए ये जो है कोई कॉपी बुक स्टाइल नहीं होता है कि आपका कोई पहले आएगा कोई बाद में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीजें परिस्थिति के हिसाब से होता है। 26/11 के बारे में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि उस घटना के बाद लोग, अमेरिका और बाकी जो विश्व शक्तियां हैं, वो हमेशा बोलती थी कि भारत में कोई भी घटना होती है तो भारत उसको पाकिस्तान पे थोपता है कि ये पाकिस्तान से कराया हुआ है, ये इनके यहाँ ही इतना असंतोष है और इनके ही लोग कर रहे हैं। ये ऐसी आम धारणा थी वर्ल्ड में। तो उस घटना ने, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी मारे गए और सारा एविडेंस जो था वो पाकिस्तान को दिया गया कि ये आपके नागरिक है, ऐसे किए हैं, ऐसे हथियार लेके आए हैं, ऐसे बाकी सामान लेके आए हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर पहली बार ये साबित हो गया कि पाकिस्तान जो है वो टेरर एक्सपोर्ट कर रहा है और फिर उस पर बंदिशें लगनी शुरू हो गई। अमेरिका वगैरह सारे लोग उस पर हो गए कि तुम तो बोलते हो कि हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है, ये तो है नहीं। तो पहली बार लोगों ने माना था। यही इस घटना का जो मेन जो रिजल्ट था, यही जो सकारात्मक परिणाम आया वो इस रूप में सामने आया। सकारात्मक परिणाम। जी सर, दूसरा आपने अपने उपन्यास में, आपके उपन्यास की बात कर लेते हैं, आपने उपन्यास में 5 कैरेक्टर क्रिएट किए। आई थिंक कभी पूरी पुस्तक तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जितनी पढ़ी उसमें शेखर सिंह कोई है, कोई और कोई शेखर सिंह तो उन लोगों का, शेखर सिंह तो एजेंसी का आदमी है। और 5 कैरेक्टर जो है सब काल्पनिक है, सच्चाई में कोई नहीं। नहीं सच्चाई की नहीं, मैं काल्पनिक की बात कर रहा हूँ। ये जो 5 कैरेक्टर है सर, ये इस कैरेक्टर का प्लॉट आपके माइंड में किसी सत्य घटना है? देखिए, हम लोग बताया ना आपको कि हम लोग इतने सारे तरह के काम करते हैं कि इस तरह के कैरेक्टर में इस तरह का हो सकता है या हुआ है या होने वाला है, आदमी के दिमाग में रहता है। कोई दुश्मन को जीतने के लिए कोई एक, हमने तो आपको बताया कोई फिक्स्ड फार्मूला तो है नहीं। आपको जो बोला जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन खोजना पड़ता है। ऐसा तो ये नहीं है कि कोई यहाँ फुटबॉल या कबड्डी का मैच है कि आप सीधे मैच खेलिए और हरा दीजिए, ऐसी बात तो है नहीं। कोई सेट फार्मूला नहीं है।
हाँ, इसमें होता है अनरूली स्किल्स बोलते हैं। जी। स्किल जो होता है वो आपके दिमागी स्किल्स जो है वो ये नहीं है कि सीधा चीज है पढ़ाई लिखाई करके दुश्मन को आपने पकड़ लिया, ऐसा तो है नहीं। और हम लोग इस तरह के दुश्मन से जूझ रहे हैं जिनका वन पॉइंट एजेंडा है कि हमको 1000 कट्स देना और हमको बर्बाद करना, कि भारत का किसी तरह से पतन हो, यही उनका एजेंडा है। हमको तरह तरह की चीज सोचना है कि कैसे हम उसको रोक सकते हैं। तो ये चीज है, दिमागी काल्पनिक चीज है कि सोच करके कि इस तरह से भी किया जा सकता है, ऐसा होता है, ऐसा किया जा सकता है, या किया गया है, या किया जाएगा, ऐसा कोई, तो इस तरह की चीजें। तो ऐसी कोई ये नहीं है कि कोई चीज हुई है और हम उसको ये किया है। दिमाग में तो बहुत चीजें होती हैं। जी जी। तो एक आइडिया जो था वो मैंने चला दिया इस किताब में। सर, ईश्वर करे अगर आपका आइडिया पहले इम्प्लीमेंट किया जा चुका हो, आप बताएं ना बताएं, तो अच्छी बात है, और नहीं इम्प्लीमेंट किया गया हो तो इस उपन्यास को पढ़कर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस तरह का आइडिया अडॉप्ट करें, यही कर हमारी सकती हैं, दुआ, यही कर हमारी सकते कामना हैं। है। इंटेलिजेंस एजेंसी में आइडियाज की कमी नहीं है। इस तरह के देशभक्त जवान मिले तब ना, वो तो आपके आम जनता से आने हैं जी। जो अपनी जान की बाजी पर खेल पर जाने, इस तरह की रिस्क लेने को तैयार है। हाँ। हमने वही कोशिश किया है कि किताब पढ़ के लोगों में ऐसा जज्बा आए कि देखिए देश के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा करके लोग आगे बढ़े और अपना कुछ काम करें। ये बेसिकली ये जो पूरी किताब है ये देशभक्ति पे आधारित है। आज जो हम लोग इतने देशभक्ति की बात करते हैं कि हम लोग जब तक देशभक्त नहीं बनेंगे तब तक अपने दुश्मन देश से नहीं मुकाबला कर सकेंगे, तो ये उसी के लिए एक उसका एग्जाम्पल है कि ऐसा भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सर धन्यवाद, और आप सबका भी धन्यवाद। थैंक यू सर।